तो देखो अब तक मैंने तुम लोगों को दो चीजें करा दी, मतलब कि मैंने तुम्हें दो केमिकल इक्वेशन बता दी है ना। अब हम तीसरा सब्सटेंस देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हर बच्चे को समझ में आता है अगर वो ध्यान से समझेगा तो देखो तीसरा और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस में लिखवा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग बहुत ही बढ़िया राइटिंग में इस चीज को लिखोगे। ये है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? नाइट्रिक एसिड। इसको कुछ लोग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं या नेट्रिक एसिड भी बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड बोलो चाहे नेट्रिक एसिड बोलो, मैंने पहले ही बता रखा है साइंस के अंदर प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि तुम उसकी स्पेलिंग सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। ठीक है। हाँ, इसका सिंबल भी लिखो भाई ब्रैकेट में, बहुत ही बढ़िया सिंबल है इसका, हर बच्चे को एक ही बार में याद हो जाता है इसका सिंबल, क्योंकि इसका सिंबल बहुत ही आसान है। ब्रैकेट में लिखो, ये होता है हमारा HNO3। HNO3, H भी कैपिटल आएगा, N भी कैपिटल आएगा और O भी कैपिटल आएगा और नीचे आएगा छोटा सा 3। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया है किसी भी सब्सटेंस को अगर एसिड पता लगाना है या फिर बेस पता लगाना है, एसिड उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन निकालते हैं और बेस उसे कहते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं। देखते हैं ये कौन सा आयन रिलीज करेगा। तो जब तुम HNO3 को रिएक्ट करवाते हो तो रिएक्ट करने के बाद ध्यान से देखो, इसका जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज H+, वो तो अलग हो जाता है और इसका जो नाइट्रेट आयन है दैट इज NO3-, ये भी अलग हो जाता है। अब तुम्हें एक बात मैंने याद करवाई है कि जब भी कौन से आयन निकलते हैं, जब भी कौन से आयन निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन, तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज एसिड। उस सब्सटेंस को तुम क्या बोलोगे? एसिड। यानी कि ये क्या है हमारा? एसिड। तो लिखो नीचे एक छोटी सी लाइन लिखो, इट इज, फटाफट से लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हर बच्चा आराम से लिख लेता है। इट इज एन एसिड। इसको क्या बोला जाएगा? इट इज एन एसिड। ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि अगर ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये ब्लू लिटमस किस में बदल देगा? रेड लिटमस में, है ना। इसकी वजह से हमारा ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा वो लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा? रेड लिटमस में। क्योंकि तुम्हें मालूम है एक बात कि जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसके कलर को किस में बदल देते हैं? रेड लिटमस में। उसका कलर किस में परिवर्तित कर देते हैं? वो रेड लिटमस में। और अगर ये एसिड है तो ये भी ऐसी करेगा। तो ब्रैकेट में एक चीज और लिखो, लिखो ब्लू टू रेड, समझ जाओगे ना। तुम्हारा जो ब्लू कलर का लिटमस है वो किस में बदल जाएगा? रेड कलर के लिटमस में। ठीक है। तो देखो जितने भी मैं सब्सटेंस लिखाऊंगा वो तुम्हारे सारे के सारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें इन सब की प्रैक्टिस घर पर भी करनी है रिएक्शन के साथ, क्योंकि कोई सी भी रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो फोर्थ देखते हैं भाई। फोर्थ है हमारा एसिटिक एसिड। फोर्थ क्या था हमारा? एसिटिक एसिड। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। ठीक है। ये वीक क्यों होता है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम स्टार्टिंग करिए। अभी तो हम चीजों को जान रहे हैं कि कौन सी चीज एसिड और कौन सी चीज बेस। देखो इसके नाम से पता चल रहा है एसिड लगा हुआ है साथ में, इसका मतलब तुम बिना रिएक्शन के बता सकते हो ना कि ये भी क्या है हमारा? एसिड है। लेकिन रिएक्शन तो हमें फिर भी सीखनी है, हमें रिएक्शन फिर भी सीखनी ही चाहिए। ठीक है। तो देखो इसका सिंबल लिखो पहले। तो इसका सिंबल होता है CH3COOH।
इसका सिंबल होता है CH3COOH, ठीक है। हाँ, इसको रिएक्ट करवाएंगे भाई, CH3COOH को जैसे तुम रिएक्ट करोगे, ध्यान से समझना, बोर्ड पे देखो पहले, इसके अंदर से CH3COO, बोर्ड पे देखो, CH3COO, ये वाला आयन तो हो जाएगा अलग, ये वाला आयन तुम्हारा हो गया अलग, CH3COO माइनस, ये आयन तो हो गया अलग। बचा कौन सा, बोर्ड पे देखो, लास्ट वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, लास्ट वाला हाइड्रोजन रहेगा लास्ट में, दैट इज H प्लस। CH3COO तो हमने कर दिया साइड में, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को भाई, CH3COO तो हमने कर दिया साइड में, और जो लास्ट वाला हाइड्रोजन था वो लास्ट में रहा, लास्ट वाला हाइड्रोजन लास्ट में रहा। तो ये मत सोचना कि ये रिएक्शन कैसे बन रही है और हम कैसे इन रिएक्शंस को बनाएं, क्योंकि ये रिएक्शन भाई केमिस्ट्री लैब के अंदर की जाती है, ये रिएक्शन उन्हीं के बेस पर बनाई गई है। जब इस सब्सटेंस को पानी में मिलाया जाता है तो रिएक्शन में देखा जाता है कि हाइड्रोजन आयन अलग हो गए और ये वाला आयन अलग हो गया है, तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया और उस एक्सपेरिमेंट को लैंग्वेज में लिख दिया गया। तो तुम्हें हार कर क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा इन्हें। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ, टेक्निकली समझा सकता हूँ, इनको टेक्निकली समझाया जा सकता है, बस बन कैसे रही है, हो कैसे रही है, यही वाला आयन क्यों अलग हुआ, दूसरा आयन क्यों अलग हुआ, इन सब का एक ही रीजन है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके पीछे टेक्निकली रीजन क्या है, वो रीजन अगर एक्सप्लेन करने को दिया जाता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, वो रीजन मैं तुम्हें जरूर बताता। तो देखो इसमें भी लिख देना इट इज एन एसिड, ये हमारा क्या माना जाएगा, एसिड। और अगर ये हमारा एसिड है तो ये भी ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा, रेड कलर के लिटमस में। इसकी वजह से भी हमारा ब्लू कलर का लिटमस कौन से कलर में बदल जाएगा, रेड लिटमस में, ठीक है। और देखते हैं, लिखो फिफ्थ, पांचवा, पांचवा लिखो, पांचवा है हमारा, देखो अभी तक हमारा एक भी बेस नहीं आया ना, हो सकता है पांचवा हमारा बेस आ जाए, तो लिखो पांचवा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले सिंबल लिखना, ये तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हल्का फुल्का छोटी मोटी बातें हमने चैप्टर 1 में भी जानी थी, और अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, यहाँ पर तो हम जानेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें खास बात बता देता हूँ, ये हमारा होता है सॉल्ट, और तुम्हें मालूम होगा इस चैप्टर का नाम भी क्या है, एसिड बेस सॉल्ट। तो हमें सब कुछ पता चलने वाला है ही वैसे भी, है ना। तो तुम लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ब्रैकेट में सिंबल लिख लेना, देखो सोडियम का होता है Na, और हाइड्रोक्साइड का साइड में लिख लेना OH, NaOH। इसको और क्या बोला जाता है, ये वही है जो हम खाने में क्या इस्तेमाल करते हैं, नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ नहीं, ये खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला नमक ही होता है, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं इसकी, तो देखो तुम्हारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और जैसे तुमने रिएक्ट कराया, जैसे तुमने इसको पानी में रिएक्ट कराया होगा, और पानी में रिएक्ट कराते के साथ ही इसके दो आयन अलग हो गए होंगे, एक तो सोडियम, सोडियम अलग हो गया, ये हो गया तुम्हारा Na+, है ना, सोडियम अलग हो गया Na+, और एक आयन और अलग हो गया, कौन सा, ये हमारा OH-। मुझे बताना जरा देखकर, सोडियम अलग हुआ, ये रहा सोडियम, OH अलग हुआ, ये रहा OH। बताना जरा OH कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और हर वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है, उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, बेस।
उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? बेस। यानी कि ये सब्सटेंस हमारा एसिड नहीं है, ये सब्सटेंस हमारा क्या है? बेस है। तो हम इस सब्सटेंस को एसिड नहीं कह सकते, ये सब्सटेंस हमारा बेस है। और अगर ये बेस है तो ये रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू लिटमस में। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिखो, नीचे लिखो इट इज अ बेस। ये एक बेस है, BASE, इट इज अ बेस। ठीक है, और फिर आगे लिखना, अब मुझे बताओ अगर ये बेस है तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस में। लिखो इट इज अ बेस और फिर लिखना रेड टू ब्लू। लिटमस का कलर लाल से क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड लिटमस टू ब्लू। तो देखो अगला देखते हैं, हो सकता है अगला भी हमारा क्या हो? बेस हो। अगला भी हमारा क्या माना जाए? बेस। देखते हैं, क्या पता बात बन जाए, क्या पता ये बात सही साबित हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। पोटेशियम 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 हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तुम्हें मालूम होगा पोटेशियम को दिखाते हैं के से। पोटेशियम को तो किससे दिखाना है? के से। और हाइड्रोक्साइड तुम्हें याद हो ही गया है, इसको दिखाया जाता है OH से। देखो जितना हो सके ब्रैकेट में बार बार सिंबल लिखा करो। तुम साइंस में, केमिस्ट्री में जितना ज्यादा सिंबल लिखोगे, साइंस में, केमिस्ट्री में जितना ज्यादा बार बार तुम सिंबल लिखने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा चीजें तुम्हें और याद होती चली जाएंगी। तो तुम्हारी भलाई और फायदा इसी में ही है कि तुम जितना हो सके उतनी बार सिंबल लिखो। चाहे वो चीज बार बार आए तो तुम उसका सिंबल बार बार लिखने की कोशिश करो, कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती, हमेशा बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करे करो कि सिंबल हर बार लिखो। हर बार अगर तुम सिंबल लिखते हो तो तुम्हें सिंबल अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम उस रिएक्शन के साथ साथ ही सिंबल्स को भी याद कर पाओगे। अगर तुम सिंबल साथ साथ लिखोगे तो तभी ऐसा होगा। ठीक है, वरना नहीं होगा। लिख नहीं रहे हो और सोच रहे हो याद हो जाए, याद हो जाए, फिर तो तुम भूल जाओ कि याद होंगे। ठीक है, फिर याद नहीं हो सकते, फिर याद नहीं हो सकते। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो तुम्हारे पास था KOH और तुम्हें मालूम है रिएक्ट करने के बाद क्या होने वाला है? रिएक्ट करने के बाद ये जो पोटेशियम है ना K, ये K हट जाएगा। K पोटेशियम आयन तो हो गए अलग, प्लस साथ में ये जो OH है, तुम्हें मालूम है OH आयन होता है, और OH आयन भी हमारा क्या हो गया? अलग। मुझे बताना जरा, इसी की तो जरूरत थी, हमें OH आयन की ही जरूरत थी ना। ये कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। इसका अलग होना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया अब हमारा? बेस। मैंने तुम्हें बताया है कि जितने भी बेस होते हैं वो कौन से आयन रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसके नीचे भी एक छोटी सी लाइन लिख लेना, इट इज अ बेस, और फिर लिखना रेड टू ब्लू। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू लिटमस में। रेड कलर का लिटमस इसकी वजह से किस में बदल जाता है? ब्लू कलर के लिटमस में। रेड कलर का लिटमस किस में बदल जाता है भाई? ब्लू कलर के लिटमस में। तो अब मैं तुम्हें थोड़े से और लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उन्हें मैं नोट में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उनको नोट में लिख लो, तुम खुद ही रिएक्शन कर करके देख लेना। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, जितने भी मैं लिखवाऊंगा ना वो सारे बेस लिखवा रहा हूँ, है ना। मैं सीधा तुम्हें बता दिया कि वो सारे बेस है, नोट में लिख लो। ठीक है, रिएक्शन करके देख लेना, अगर मन करे, नहीं तो रहने देना, क्योंकि मैं सीधा बता ही रहा हूँ कि वो क्या है। वो सारे के सारे बेस हैं। ठीक है, तो नोट में लिखो, लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्रैकेट में इनका सिंबल भी लिखना, बिना सिंबल के तो केमिस्ट्री में काम ही नहीं चलता है।
बिना सिंबल के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। और सिंबल याद करने की कोशिश किया करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है Ca ब्रैकेट में OH2, ठीक है। अगला लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी सिंबल लिख लेना। देखो इसका सिंबल मैं लिखवा नहीं रहा, बोल देता हूं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखवाया था, Ca ब्रैकेट में OH2, ऐसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है Mg ब्रैकेट में OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिंबल है, उम्मीद करता हूं तुम्हें पसंद आएंगे। एक और लिख लो इसी बात पर, लिखो एमोनियम, एमोनियम। एमोनियम के बाद वही है हाइड्रोक्साइड, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, तुम डैश वाला कॉमा लगा सकते हो, ये लिख भी सकते हो। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल लिख लो, इसका होता है NH4OH, NH4OH। तो ये कुछ मैंने नोट में लिखवाए सब्सटेंसेस, और मैंने पहले ही ये बात बता दी है कि ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, बेस हैं। तो तुम्हें इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधा पता है ये सारी बातें पहले से कि ये सारे के सारे सब्सटेंसेस तुम्हारे क्या माने जाएंगे, बेस। माने क्या जाएंगे, बेस ही हैं, ये सब्सटेंस तुम्हारे बेस ही हैं। तो हमने काफी सारे एसिड पढ़े और काफी सारे बेस पढ़े, लेकिन अब हमें एक एक करके एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, प्रॉपर्टी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। किसी एक प्रॉपर्टी पर 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन और कभी कभी तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो। अब इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट मेन हेडिंग है, लिखो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर प्रॉपर्टीज बोलो, एक ही बात है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर तुम क्या बोलोगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑफ एसिड लिख लेना, ऑफ एसिड। किसकी पढ़ने वाले हैं पहले हम, एसिड की। पहले पढ़ेंगे एसिड की। मुझे बताओ दही कैसा होता है, खट्टा। एक तरीका बताता हूं एसिड पहचानने का, टेस्ट। खाने पीने की चीजें जो होती हैं, अगर उसके अंदर खट्टापन आ जाता है तो खट्टापन होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसके अंदर क्या बनने लगा है, धीरे धीरे एसिड बनने लगा है। दही का खट्टापन, टमाटर का खट्टापन, सेब का खट्टापन, अचार का खट्टापन, इमली का खट्टापन, किसी भी चीज का खट्टापन, दूध का खट्टापन, पनीर का, किसी का भी टेस्ट जब कैसा होने लगता है, किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट जब कैसा होने लगता है, सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा, कड़वा नहीं, खट्टा। अगर कोई चीज खट्टी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है, उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी खाने पीने की चीजों का नाम लिया, इनके सबके अंदर एसिड होता है, तो सबके अंदर अलग अलग एसिड होता होगा, बिल्कुल। किसी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, किसी के अंदर ऑक्सलिक एसिड होता है, किसी के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, किसी के अंदर एसिटिक एसिड होता है। लेकिन किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। वो 4 चीजें लिखकर दे देंगे और पूछेंगे बताओ इस चीज के अंदर कौन सा एसिड, उस चीज के अंदर कौन सा एसिड, और वो तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें खुद मालूम होगा, है ना। तो वो भी मैं एक टेबल बनवा दूंगा, लेकिन पहले लिखो पहली प्रॉपर्टी, जो कि तुम्हारी क्या है, लिखो नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, टेस्ट, कि टेस्ट कैसा होता है। तो लिखो टेस्ट में, तो मैंने बताया लगभग सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, खट्टापन होता है उनके अंदर,
ठीक है, तो टेस्ट में लिखो ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सोर की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। सोर का मतलब खट्टापन। ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इनका? खट्टा। ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। अब मैं तुम्हें एक टेबल बनवा देता हूं कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। पहले तो मुझे बताओ, खाने पीने की तो दुनिया भर की चीजें होती हैं, हजारों चीजें हैं, है ना, सौयों चीजें हैं खाने पीने की, तो सारी की सारी तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसी हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आती रहती हैं, तो उसके बेस पर मैंने एक टेबल बना रखी है, तो वो टेबल तुम्हें बनानी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने टेस्ट, और उसी के बाद ये टेबल बना लो। टेबल से तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो टेबल बनानी है छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। तो देखो टेबल के अंदर 2 कॉलम बना लेना। एक कॉलम में तो तुम्हें लिखना है सब्सटेंस, कि कौन कौन से सब्सटेंस के अंदर एसिड पाया जाता है, सब्सटेंसेस। और एक में लिखना है कि उस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। ये तो पता चल गया कि एसिड पाया जाता है, लेकिन कौन सा एसिड पाया जाता है वो और बताना है। तो यहां पर सब्सटेंस और वहां पर एसिड लिखो। नंबर 1, नंबर 1 सारी की सारी खट्टी चीजों की बातें हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस टेबल के अंदर। लिखो नंबर 1 के अंदर फर्स्ट है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज होते हैं ना खाने के। और एक चीज और लिखना लेमन। लेमन भी तुमने सुना होगा, नींबू। तो तुम्हें मालूम होगा दोनों के दोनों कैसे नेचर के होते हैं? खट्टे। अगर इनका नेचर खट्टा है, इसका मतलब इस बात की गारंटी है ना कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड। क्वेश्चन है कौन सा एसिड, तो वो तुम्हें लिखना है। तो ऑरेंज और लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। इसको हम पढ़ते हैं सिट्रिक। कुछ बच्चे इसको साइट्रिक पढ़ते हैं, वो गलत है, हमें पढ़ना चाहिए इसको सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब लिखो नंबर 2 दूसरा सब्सटेंस। अब लिखो एप्पल। तुम्हें मालूम है ना सेब, सेब के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है? खट्टापन होता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा ही खट्टा होता है, खट्टा मीठा होता है वैसे तो खैर, लेकिन जो खट्टापन होता है उस खट्टेपन का भी क्या रीजन है? एसिड। लेकिन क्वेश्चन है कौन सा एसिड। तो लिखो भाई बहुत ही बढ़िया एसिड है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो एसिड है उसका नाम है मैलिक एसिड। इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। ठीक है, मलिक मत लिख देना, मैलिक पढ़ते हैं इसको, MALIC, मैलिक एसिड। नेक्स्ट वन देखते हैं, लिखो नंबर 3। थर्ड में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है टमाटो। TOMOTOES। स्पेलिंग का ध्यान रखना, बच्चे अक्सर टमाटर की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो टमाटो में TOMA। ठीक है, हाँ इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? तुम्हें मालूम है टमाटर भी खट्टे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एसिड होता है हमारा ऑक्सलिक एसिड। ऑक्सलिक, कुछ बच्चे इसको ऑक्सैलिक पढ़ते हैं। ऑक्सैलिक एसिड वो भी ठीक है, ऑक्सलिक वो भी ठीक है। ऑक्सलिक बोलते हैं इंग्लिश में तो ए साइलेंट हो जाता है ना। इंग्लिश में अगर इसको ऑक्सलिक पढ़ेंगे तो ए साइलेंट हो गया, और अगर ए को साउंड में लेना है, ए की भी साउंड लेनी है, तो ऑक्सैलिक। दोनों ही तरीके सही है। वैसे भी तुम्हारी स्पेलिंग ज्यादा मायने रखती है, वजह इसकी कि तुम प्रोनाउंसिएट कैसे करते हो। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो बहुत सारे हैं, मैंने पहले बताया था दुनिया भर के होते हैं, लेकिन फिर भी हम सारे नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लिखो भाई, ये तुम्हें मालूम होगा टैमरिंड। टैमरिंड इंग्लिश में मालूम नहीं होगा, लेकिन अभी मैं ब्रैकेट में लिखाऊंगा तो तुम्हें याद आएगा। ब्रैकेट में लिख लो, ये होती है हमारी इमली। तो तुमने मालूम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो इमली होती है वो भी हमारी खट्टी होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि खट्टी होने के पीछे कौन सा एसिड काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, ठीक है।
तो फटाफट से स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अजीब से शब्द आ रहे हैं, ये स्पेलिंग काफी हटकर है इनकी, लेकिन अगर ध्यान से लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा और सही लिख पाओगे। देखो टेबल मेरी नीचे खत्म हो गई है, तुम लोग अपनी टेबल थोड़ी बड़ी कर लेना अगर जगह पूरी हो गई है। मैं तो ऊपर से रब कर रहा हूं ताकि मैं यहीं पे लिख सकूं। तो अब तक मैंने 4 लिखाए, अब तक मैंने कितने लिखवा दिए? 4। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, लिखो 5th। 5वां है हमारा कर्ड। कर्ड को हिंदी में बोलते हैं दही। तुम्हें मालूम है दही हमारा खट्टा होता है, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड के बारे में तुम 11वीं क्लास की बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ज्यादा नॉलेज हासिल करोगे, वहां पर इसके बारे में खुलकर बताया गया है कि लैक्टिक एसिड जो है कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दही के अंदर होता है हमारा। तो वहां पर इसके बारे में काफी नॉलेज है, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। छठा पॉइंट देखते हैं। छठा होता है विनेगर। ये विनेगर वही है जो अक्सर अचार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में अक्सर सिरका बोला जाता है। अचार को खट्टा बनाने के लिए कई बार पेपर में पूछा गया है, अचार को खट्टा बनाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, तो विनेगर के अंदर ऐसा कौन सा एसिड होता है जो अचार को खट्टा बना देता है? तो तुम्हें बताना है कि विनेगर के अंदर एसिड होता है ये जो मैं लिख पाऊंगा। विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर के अंदर? एसिटिक एसिड। ये वही एसिड है जो अचार को या किसी के भी ऊपर डाल दोगे उसी चीज को क्या बना देगा? खट्टा। उसी चीज को ही क्या कर देता है? खट्टा कर देता है, खट्टा बना देता है। ठीक है, 7th लिखो। 7th है हमारा प्रोटीन। ध्यान रखना प्रोटीन का नेचर भी खट्टा होता है। अगर तुम प्रोटीन को टेस्ट करोगे, प्रोटीन ड्रिंक्स जो होती हैं उनको टेस्ट करोगे, ठीक है, या गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को अगर साइंटिफिकली सेपरेट किया जाए और फिर उसको टेस्ट किया जाए, और टेस्ट करने पर तुम्हें कैसा टेस्ट मिलेगा? खट्टा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में भी क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। लेकिन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो लिखो। प्रोटीन में प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, AMINO। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया रहेगा कि जब नेक्स्ट क्लास होए तो नेक्स्ट क्लास से पहले इस टेबल को तुम अपने दिमाग के अंदर चिपका कर लाओ बहुत बढ़िया तरीके से। अगला लिखो 8th। 8th है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। तुमने देखा हो सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, या फिर तुम्हारा सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर होता है तुम्हारा ये माउंटेन ड्यू, 7 अप वगैरह, स्प्राइट वगैरह, ये सब इसे कहते हैं सोडा वाटर। तो इनके अंदर भी हल्का हल्का क्या होता है? खट्टापन होता है। और इनका खट्टापन होने का एक ही रीजन है, क्योंकि इनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आखिरी वाला लिखवाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तुमने देखा होगा कई बार जो चींटी होती है वो काट जाती है, लाल चींटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो लाल होती नहीं है, वो पीली होती है। कुछ लोग उसको लाल कहते हैं, ठीक है, वो चींटी हमारी कैसी होती है? पीली, येलो अंट। तो जब वो काटती है तो काटने के बाद कुछ देर तक ईचिंग होती रहती है, खुजली होती रहती है, और कुछ समय के अंदर अंदर वहां पर काफी मोटा हो जाता है। मच्छर भी यही काम करता है ना। और अगर बड़ी जो हनी बी होती है, मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अगर वो काट ले तो उसके काटने की वजह से कुछ ज्यादा ही फैल जाता है ना। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि जब वो चींटी काटती है तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या रीजन है चींटी के काटने पर, मधुमक्खी के काटने पर या मच्छर के काटने पर हमें इतनी ईचिंग क्यों होती है? और कई बार ये ईचिंग इतनी बढ़ जाती है कि एक बड़ा रोग बन जाती है। तो आखिर क्या रीजन है? तो रीजन ये है क्योंकि उनके डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है? मीथेनोइक एसिड।
और जैसे ही वो काटती है वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है और वो एसिड हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। वो एसिड हमारे स्किन को तुरंत क्या करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। तो पेपर में आ चुका है कई बार कि अगर येलो आंट काटती है तो कौन सा एसिड हमारी बॉडी के अंदर आता है और वो उस एसिड का नाम बताओ। तो तुम्हें उस एसिड का नाम बताना, मीथेनोइक एसिड। तो 9th के अंदर लिखो, पहले 9th में लिखो हनी बी, चाहे तुम इसको हनी बी बोलो मतलब कि मधुमक्खी, ठीक है, हनी बी बोलो मधुमक्खी, या फिर तुम क्या बोलो येलो आंट, पीली चींटी। दोनों के अंदर सेम एसिड होता है जो मैं लिखवाने वाला हूं। हनी बी बोलो या फिर तुम क्या बोलोगे मधुमक्खी, दोनों के अंदर क्या होता है, सेम एसिड, उसका नाम है मीथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड। इसका एक दूसरा नाम और होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड और बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। मीथेनोइक एसिड बोलो चाहे फॉर्मिक एसिड बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, मीथेनोइक एसिड या फिर तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। तो अभी तक मैंने एसिड की कितनी प्रॉपर्टी तुम्हें लिखवाई है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, टेस्ट। मतलब जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, टेस्ट में खट्टापन होता है उसमें, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, और खट्टेपन के बेस पर मैंने तुम्हें कई सारे एसिड बता दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ टेबल तुम्हें काफी पसंद आएगी, और इस टेबल से तुम्हें काफी नॉलेज मिल गई वैसे कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। ये हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम्हें इतने सारे एसिड के बारे में बातें पता चली, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिखो नंबर 2। नंबर 2 में लिखना, दूसरी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं। बताओ लिटमस की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो मेरी बात को। तुम्हें मैंने बताया था ना, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए एक लिटमस पेपर नाम की चीज होती है। अगर ये लिटमस ब्लू से रेड हो जाता है तो एसिड होता है, और रेड से ब्लू हो जाता है तो बेस होता है ना, यही प्रॉपर्टी लिखनी है। तो नंबर 2 के अंदर कोई हेडिंग नहीं है, सीधा प्रॉपर्टी लिखो। लिखो ऑल एसिड्स चेंज blue litmus to red. All acids change blue litmus to red. All acids change blue litmus to red. ठीक है, जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड लिटमस में। अब लिखो नंबर 3। तुम सोच रहे होंगे ये बात तो मैंने पहली बता दी थी, तो प्रॉपर्टी में लिखवाने की क्या जरूरत है। देखो प्रॉपर्टी में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी में एक तरफ से सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम्हें रिवीजन करना भी आसान रहेगा, है ना। और ये प्रॉपर्टी में ही आता है, मैंने लिखवा रहा, इसमें ही लिखना होता है ये। लिखो नंबर 3 में। अब मुझे बताओ मैथिल ऑरेंज, तुम्हें याद होगा कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है, इसे पता लगाने का एक तरीका मैथिल ऑरेंज भी होता है। मैथिल ऑरेंज की हेल्प से भी हम ये पता लगा लेते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर वो सब्सटेंस बेस है। तो कैसा हो जाता है एसिड के केस में, मैथिल ऑरेंज का कलर, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। और अगर नहीं है याद तो पेजेस पलटकर अपने रजिस्टर में देखो कि मैथिल ऑरेंज का कलर एसिड के केस में हो जाता है पिंक। उसका कलर कैसा हो जाता है भाई, पिंक हो जाता है, गुलाबी कलर, है ना, गुलाबी। तो लिखो मैथिल ऑरेंज के लिए इसका कलर कैसे बदलता है। हाँ लिखो नंबर 3 में, इसमें भी कोई हेडिंग नहीं डालना है, सीधा लिखो। लिखो ऑल एसिड्स प्रोड्यूस पिंक कलर। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस पिंक कलर of methyl orange. All acids produce pink color of
मैथिल ऑरेंज, ऑफ मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज का कलर कैसा मिलता है हमें? पिंक। किस केस में? एसिड में। ये तो थी तीन बेसिक प्रॉपर्टी जिनमें कुछ खास नहीं था, सच बताऊं। वो जो बीच में टेबल आई थी, टेबल तो चलो फिर भी खास थी, टेबल तो इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ भी चुकी है, पूरी टेबल नहीं, उसके बेस पर एग्जांपल आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन बाकी की ये जो तीन प्रॉपर्टी लिखवाई, इन तीन प्रॉपर्टी में कुछ भी खास बात नहीं थी, ठीक है। अब हमारी प्रॉपर्टीज यहां से स्टार्ट होंगी सही तरीके से। मैंने एक लिखवाई, दो लिखवाई, तीन लिखवाई, अब मैं लिखाऊंगा चौथी प्रॉपर्टी। और यहां से तुम हेडिंग डालना चाहो इंपॉर्टेंट का तो एक टिक कर सकते हो इंपॉर्टेंट, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी से। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल रिएक्शन से। और तुम्हें मालूम है केमिस्ट्री में मैंने पहले दिन से ही बताता आ रहा हूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या मिलेंगी? केमिकल रिएक्शन ही रिएक्शन मिलेंगी। तो लिखो, फोर्थ प्रॉपर्टी का हेडिंग डालना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ये चौथी प्रॉपर्टी है। जितने भी एसिड होते हैं, अगर वो एसिड किसके साथ रिएक्ट करें? मेटल के साथ। अगर वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे क्या होगा वो तो मैं बता दूंगा। पहले ये जान लेते हैं कि मेटल क्या क्या है, क्या क्या होते हैं मेटल। तुम्हें मालूम है आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं? मेटल ही तो होती हैं। तो पहले रिएक्शन विद मेटल लिखा ना, रिएक्शन विद मेटल के आगे लिखो थोड़ा सा, लिखो लिखो मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, मेटल्स लाइक जिंक। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना भाई, 10th क्लास में हो तुम और ये चीजें कितनी बार रिपीट हो चुकी हैं, अब तो तुम्हें इन बातों का मतलब समझ में आना चाहिए। मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एटसेट्रा, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एटसेट्रा, कॉपर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी मेटल है। अब मैं तुम्हें रिएक्शन लिखवाऊंगा और रिएक्शन लिखवाने से पहले ना मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूं। मैं हर एक रिएक्शन का ना एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा। वो फॉर्मूला तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, क्योंकि वही सही बताऊं मैंने तो बनाया नहीं है ना, लेकिन वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया तो तुम रिएक्शन झट से बना दिया करोगे, यूं ही बना दिया करोगे रिएक्शन। तो फॉर्मूले को थोड़ा समझो, देखो बोर्ड पे तुम्हारे पास पहले फॉर्मूला लिखना है, रिएक्शन नहीं लिखनी, पहले तुम्हें फॉर्मूला ही लिखना है। जब लिखना है तो मैं बोलूं, ठीक है। देखो बोर्ड पे तुम्हारे पास क्या है? एसिड है, हमें नहीं पता कौन सा है, कोई सा भी एसिड है, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एसिड की किसके साथ? मेटल के साथ। तुम्हारे पास एसिड है, तुमने उस एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया? मेटल के साथ। तुमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे तुमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करने के बाद एक सब्सटेंस तो क्या बना? सॉल्ट। हमेशा ध्यान रखना, तुम कहोगे सॉल्ट ही क्यों, मैं बोलूंगा यही बनेगा, हमेशा यही बनेगा, हमेशा। तो एक सब्सटेंस तो बनेगा सॉल्ट और एक गैस हमेशा निकलती है, दैट इज हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है ध्यान से सुनो, सिर्फ फॉर्मूले पर ही, फॉर्मूले पर अब तक एक नंबर में 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं? गलती, अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं और समझते नहीं है, ठीक है। तुम भी कर दोगे, ऐसी बात नहीं है।
मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को कितनी बार बताता हूं, फिर भी जाने या अनजाने उसी चीज में गलती करते हैं, उसी चीज में। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो निकलने वाली गैस का नाम बताओ। अब बच्चे सोचते हैं मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो रही, गैस कैसे निकल गई, कौन सी गैस है, फिर मुझसे पूछते हैं, मुझे आता है गुस्सा। ठीक है, तो देखो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हम इसको कैसे चेक करते हैं कि ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है और निकलने वाली गैस हाइड्रोजन होती है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, हम ये कैसे चेक करेंगे कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है, उसका कैसे पता लगाएंगे। तो वो तो मैं लिखवा दूंगा आंसर, पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब मैं बोल रहा हूं, अब नोट कर लो ये फॉर्मूला, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर ना हुआ तो। ठीक है, तो देखो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। तो फॉर्मूला नोट करने के बाद अब हम कुछ रिएक्शन लिखेंगे। अभी कोई रिएक्शन थोड़ी ना लिखी थी, अभी तो बस क्या करा था, फॉर्मूला लिखा था। बोर्ड पे देखो, बताओ मैंने कई सारे मेटल लिखवाए ना, मैंने जिंक लिखवाया, मैग्नीशियम लिखवाया, कॉपर लिखवाया। सबके साथ नहीं करवाऊंगा, इतना टाइम नहीं है कि 10-10 रिएक्शन करवाता रहूंगा। मेटल तो दुनिया भर के होते हैं, मेटल तो 50-60 होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, तो सबके साथ रिएक्शन थोड़ी ना करवाऊंगा, एक दो के साथ करवा के दिखा रहा हूं। जैसे कि जिंक, तो देखो तुम्हारे पास जिंक है, ठीक है, मेटल, तुमने उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। कौन सा एसिड लोगे भाई, एक काम करते हैं HCl ले लेते हैं, मालूम है ना एसिड होता है। अब बोर्ड पे देखना, मैं तुमसे वो चीज पूछूंगा जो तुमने चैप्टर 1 में पढ़ी है। चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो भी कोई बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस ज्यादा ताकतवर होता है और एक सब्सटेंस कम ताकतवर होता है। ज्यादा ताकतवर सब्सटेंस कम ताकतवर सब्सटेंस को हटा देता है। मुझे बताओ, जिंक और हाइड्रोजन में से, याद है ना रिएक्टिविटी सीरीज टेबल थी एक चैप्टर 3 के अंदर, तुम चाहो तो वो टेबल अभी खोल के देख सकते हो, रिएक्टिविटी टेबल। उस टेबल के अंदर तुम देखोगे कि जो है जिंक ऊपर आ रहा है और हाइड्रोजन नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसके साथ आकर चिपक जाएगा। किसके साथ आकर चिपक गया, क्लोरीन के साथ। देखो बोर्ड पे, जिंक ने हाइड्रोजन को लात मारी, हाइड्रोजन हट गया, और जिंक किसके साथ आकर चिपक गया, क्लोरीन के साथ। क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस अलग कर दी उसने, उसने अलग होते के साथ ही कौन सी गैस अलग कर दी, हाइड्रोजन। उसने कौन सी गैस को छुटकारा दिला दिया, हाइड्रोजन गैस को। हाँ, बैलेंस कर लेना इसको भाई। देखो जब बैलेंस करोगे तो बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना तुमने चैप्टर 1 में सीखा है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है बैलेंस करने में तो मैं उसे अलग से बता सकता हूँ, फिलहाल मैं चैप्टर 2 के अंदर नहीं सिखा सकता। फिलहाल मैं उस बच्चे को चैप्टर 2 में नहीं सिखा सकता, अलग से तो मैं बता दूंगा। देखो बैलेंस करना मैं फिर भी बता देना, बोर्ड पे देखो, यहाँ पर जिंक के कितने एटम है नीचे, एक। यहाँ पर जिंक के नीचे कितने एटम है, एक, बराबर। अब इधर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे कितने एटम है, एक। यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे कितने एटम है, दो। क्या लगाना पड़ेगा, क्लोरीन कितनी हो गई, दो। यहाँ पर भी क्लोरीन कितनी हो गई, दो। ध्यान से सुनो, ये क्या था हमारा, मेटल, ये क्या था हमारा, एसिड, और ये क्या बना हमारा, सॉल्ट। और ये कौन सी गैस है भाई, इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। जैसे मैंने इनके नीचे इनके नाम लिखे हैं ना, मेटल, एसिड, सॉल्ट, तुम लोगों के भी रजिस्टर में लिखे हुए होने चाहिए ये नाम, इस बात का ध्यान रखना।
इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। मैं कभी भी किसी बच्चे का रजिस्टर चेक कर सकता हूं और अगर वो मुझे लिखा हुआ नहीं मिला फिर तो तुम जानते ही हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर से मैं वही ले रहा हूं, जिंक। फिर से मैंने कौन सा ले लिया, जिंक ही ले लिया इस बार भी। इस बार भी मैंने जिंक ही ले लिया। हाँ, लेकिन एसिड बदल लेते हैं, क्योंकि अगर एसिड भी वही लेंगे तो फिर तो रिएक्शन ही सेम हो जाएगी। इस बार मैंने एसिड ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बात मैंने बताई थी। और सिंबल के हिसाब से बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। सिंबल के हिसाब से इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, वीक कैसे होता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखो, ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब रिएक्ट करवाएंगे फिर से, देखो वट पे, जिंक फिर ताकतवर है और हाइड्रोजन फिर उसके सामने घुटने टेक देगा, तो जिंक ने फिर हाइड्रोजन को हटाया और सल्फेट के साथ आकर चिपक गया। लेकिन बेचारा हाइड्रोजन देखता रह गया, अलग हो गया, कुछ नहीं कर पाया। हाइड्रोजन हमारा मतलब कि जिंक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो क्यों नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि वो एक कम रिएक्टिव मेटल था। ठीक है, हाँ अब मुझे बताओ, ये हमारा मेटल, ये एसिड, ये सॉल्ट और वो तो तुम्हें मालूम ही है गैस। तो कुल मिलाकर जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनो तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बनेंगे 3 नंबर में। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, निकलने वाली गैस के बारे में कैसे पता किया जाता है, हाउ टू चेक इट। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात है ना। इन दोनों रिएक्शन के बाद नोट में लिख लो, लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, दीज रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर नोन एज displacement reactions. These reactions are known as displacement reactions. क्यों, क्योंकि यहां पर मेटल ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। यहां पर मेटल ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। लेकिन ध्यान रखना, वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएगा जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा होगा टेबल के अंदर, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर उसकी रिएक्टिविटी कम हुई तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्यों है, नंबर 2 में लिख लो। हालांकि तुम्हें मालूम है लेकिन फिर भी लिख लो कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है, इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो लिखो, दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल। दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल। हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेस करा है, मेटल ने। हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल एंड प्रोड्यूस्ड, और क्या प्रोड्यूस करा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। लिखो, एंड प्रोड्यूस्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। प्रोड्यूस्ड salt and hydrogen gas. Produced salt and hydrogen gas. मैंने बताया कि जो मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन की तरफ गौर करेंगे जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन ये है, तुम्हें मालूम है, तुम्हें एक दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो कौन सी एक दो चीजें हैं, देखो। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि दही यानी कि कर्ड, किसकी बात करी मैंने, दही की, होता है ना,
कुछ लोग कहते हैं कि अबे दिमाग की दही मत कर, है ना, गुस्से में बोल देते हैं एक दूसरे को दिमाग की दही मत कर। तो एक वो वाली दही होती है ना, लेकिन मैं उस दही की बात नहीं कर रहा, मैं उस दही की बात कर रहा हूं जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब लोग उसको खाते हैं, है ना। दही होती है भाई, खाने के साथ खाते हैं, दही की लस्सी बनाते हैं, दही का रायता बनाते हैं, कुछ लोग रायता फैलाते हैं, ठीक है। तो उस दही की बात हो रही है। दही या फिर दूसरी खट्टी चीजें, या तो दही या फिर दूसरी कैसी चीज है, खट्टी चीजें। तो मैं मालूम है ना, दही भी खट्टा होता है, अचार ये भी खट्टा होता है ना। तो मैं दही की बात कर रहा हूं और दूसरी खट्टी चीजों की बात कर रहा हूं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, जैसे कि दही हो गया, अचार हो गया, नींबू का रस हो गया, ये सब वगैरह, ठीक है। तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं सब की सब क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। क्योंकि एसिड की यही एक पहचान है कि उसके अंदर क्या होता है, खट्टापन होता है। कर्ड के अंदर भी एसिड होता है ना। जितनी भी खट्टी चीजें होती है सबके अंदर एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। क्योंकि वो खट्टी हैं इसलिए उनका नेचर एसिडिक है, ठीक है। क्योंकि एसिड भी कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जितनी भी खट्टी चीजें या दही वगैरह, इन सब चीजों को हम मेटल में क्यों नहीं रखते। मेटल मतलब जैसे कि इन्हें ब्रास में या कॉपर में, इन सब बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। ब्रास तुम्हें मालूम है पीतल होता है, कॉपर तांबा होता है ना। इस तरह के बर्तनों में हमें इन खट्टी चीजों को क्यों नहीं रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें बताया था एसिड को मेटल के साथ रखने पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। खैर चलो, हाइड्रोजन गैस की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो सॉल्ट बनता है ना, ये जो सॉल्ट बनता है ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, टॉक्सिक मतलब हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक। टॉक्सिक मतलब हमारी सेहत के लिए कैसा, नुकसानदायक, ये ऐसा होता है। तो इस तरह की चीजों को, हमें खट्टी चीजों को मेटल के बर्तन में रखना ही नहीं चाहिए। हमें पीतल के बर्तन में या लोहे के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में इस तरह की चीजों को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इस तरह की चीजें मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और वो सॉल्ट कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन लिखो, फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर लिखाऊंगा। तो लिखो, मैंने तुम्हें चौथी प्रॉपर्टी लिखाई है। चौथी प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल बीच में लिखना है। लिखो, लिखो वाई कर्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है कर्ड मतलब दही। वाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, वाई WHY, वाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, सोर मतलब खट्टी चीज है, खट्टे पदार्थ। वाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट कीप इन ब्रास एंड कॉपर वेजल, मतलब पीतल के और तांबे के बर्तन में इन्हें क्यों नहीं रखना चाहिए। वाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस should not keep in brass and copper vessels, brass and copper vessels, copper vessels। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, मेटल। और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। और वो सॉल्ट कैसे होते हैं, टॉक्सिक। समझ में आ रहा है ना। और वो टॉक्सिक सॉल्ट हमारी बॉडी को क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान। वो टॉक्सिक सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो अब लिखो आंसर। हाँ लिखो आंसर में, लिखो बिकॉज ब्रास एंड कॉपर आर मेटल, बिकॉज brass and copper, brass and copper are metal and metal reacts with acid, metal react करते हैं भाई, metal react with acid to produce
salt, to produce salt, which are harmful to our body, to produce salt which are harmful टू अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, विच आर हार्मफुल टू अवर बॉडी। ठीक है, विच आर हार्मफुल टू अवर बॉडी। तो कई बार एग्जाम में आ चुका था, इस वजह से मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब हम अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चौथी मैंने लिखवाई थी, अब लिखो फिफ्थ, पांचवी प्रॉपर्टी। पहले मैंने लिखवाया रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। अब हम लिखेंगे रिएक्शन, लिखो रिएक्शन विद मेटल, किसके साथ करवाने वाले हैं रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। अब यहां पर ये देखना है कि यार ये मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं। देखो बोर्ड पे मैं तुम्हें बता देता हूं, मेटल कार्बोनेट बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। जिस बच्चे को मालूम है अच्छी बात है, और जिसको नहीं है मालूम वो ध्यान रखो। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3। CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और मेटल अभी अभी मैंने बताए थे, मेटल जैसे कि अपना जिंक हो गया, मेटल जैसे कि अपना सोडियम हो गया, मेटल जैसे कि अपना फेरस हो गया, मेटल जैसे कि अपना कॉपर हो गया, है ना। बहुत सारे मेटल हैं। ठीक है, और हर एक मेटल को कार्बोनेट के साथ मिलाकर क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट। एक एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, CaCO3 क्या बोलेंगे, Ca क्या होता है, कैल्शियम मतलब मेटल, और कार्बोनेट CO3 यानी कि कार्बोनेट, तो क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, और सबके साथ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। हर एक मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन सारे के सारे मेटल कार्बोनेट हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो रिएक्शन लिखेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर है, और जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में कई बार अब तक पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें कुछ मेटल कार्बोनेट के एग्जाम्पल लिखवा देता हूं। तो देखो बोर्ड पे, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट के आगे लिखो, लिखो लिखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट। बोर्ड पे देखो, सिंबल में मत लिखना, ऐसे लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, कोमा एक और लिख लो, फॉर कोमा लगा के लिखो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। फिर लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, फिर लिखो जिंक कार्बोनेट। चार लिख लो, बहुत है ना, चार से ही बात बन जाएगी, है ना। हमें तो कंसेप्ट समझना है, हमें क्या समझना है, सिर्फ कंसेप्ट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बोला था मैंने, जिंक कार्बोनेट, है ना। तो ये चार लिख लो, फिर लिख लेना एटसेट्रा। फिर क्या लिखना है तुम्हें, एटसेट्रा। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा। देखो सारे की सारी प्रॉपर्टीज पर फॉर्मूला चलता है। पहले भी मैंने प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला लिखवाया था कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब भी देखो, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फिर से क्या है, एसिड है। लेकिन इस बार एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस बार एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, मेटल कार्बोनेट के साथ। मैंने कार्बोनेट नीचे लिख दिया। तुम सोचोगे नीचे क्यों लिखा, देखो बोर्ड होता है छोटा, और वीडियो के अंदर मुझे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना होता है, इसलिए एक ही लाइन में आता नहीं, इसलिए मेटल के नीचे मैंने कार्बोनेट लिख लिया। तुम लोग तो रजिस्टर पे नोट करते हो, तो तुम कार्बोनेट साइड में लिख सकते हो। तो देखो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद तीन चीजें बनाएगा। कौन सी तीन चीजें बनाएगा वो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखो तीन चीजें बनाएगा। अब
एक तो पहले वाले की तरह, पहले वाले रिएक्शन में क्या बना रहा था, सॉल्ट बना रहा था, अब भी सॉल्ट बनेगा। बनने वाली चीज एक क्या है अपनी, सॉल्ट है, प्लस दो चीजें और प्रोड्यूस करेगा। नंबर टू इज वाटर, पानी के बिना तो भाई गुजारा नहीं है, ठीक है। और एक गैस रिलीज करेगा, एक गैस हमेशा रिलीज करेगा। कौन सी गैस है भाई वो, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने डाइऑक्साइड नीचे लिखा है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बोर्ड पर उधर दिखता नहीं वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने कार्बन के नीचे डाइऑक्साइड लिख दिया। लेकिन तुम पूरी रिएक्शन एक ही लाइन में लिख सकते हो, अगर तुम तो छोटा छोटा लिखते हो तो तुम लोगों की तो पूरी रिएक्शन एक ही लाइन में आ जाएगी। तो अब दिमाग में बिठा लो कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनने वाले तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो अपना बनता है सॉल्ट, एक बनता है वाटर और एक बनता है CO2। अब फिर से क्वेश्चन सुनो जो कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और कई बार बच्चे मेरे पढ़ाने के बाद भी गलती कर देते हैं, और मैं वो टीचर हूं, मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूं कि गलती यहीं पर होगी और कहीं नहीं होने वाली, गलती तो यहीं पर ही होगी। और क्या गलती होगी, ध्यान से सुनो। पहले मैंने बताया था कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनने वाली गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। बनने वाली गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन, ये भी एक नंबर में आता है। अब जरा इस रिएक्शन पर गौर करो, इसमें क्या है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जब मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, तो इस बार कौन सी गैस निकल रही है भाई, इस बार गैस निकल रही है तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस बार कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम रिएक्शन लिखते हैं, अब रिएक्शन लिखना बाएं हाथ का खेल है। तो देखो बहुत सारे होते हैं मेटल कार्बोनेट, पहले ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड कौन सा लोगे, एक काम करते हैं अपना वही पुराना स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, क्या, HCl। मैंने एक एसिड भी ले लिया, कौन सा एसिड ले लिया, HCl। बहुत ही बढ़िया एसिड है भाई, बच्चों का फेवरेट है, फेवरेट तो खैर क्या है, हालत खराब कर देगा, ठीक है। हाँ देखो सबसे पहले तो बनेगा सॉल्ट, तो देखो यहां पर जो सॉल्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ये एक तरीके का सॉल्ट होता है। तुमने सुना होगा कि सॉल्ट तो केवल सोडियम क्लोराइड होता है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, नहीं, खाने लायक सॉल्ट तो वही होता है, बाकी सारे के सारे सॉल्ट टॉक्सिक होते हैं, बाकी सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ये भी एक टॉक्सिक सॉल्ट है। अभी जब इस चैप्टर में टॉपिक आएगा ना सॉल्ट का, तब मैं तुम्हें बताऊंगा और कितने तरह के सॉल्ट हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। तो लिखो कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर तुम्हें मालूम है वाटर क्या निकलेगा, H2O। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या आ गया अपना, CO2। बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। अब इस रिएक्शन को बैलेंस्ड देख लो, अगर ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो है ना, फिर तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो हमारी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम इस रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस्ड करें, ठीक है। तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। एक रिएक्शन और लिखो, वो भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है। देखो इस बार मेरे पास दूसरा मेटल कार्बोनेट है, पहले तो मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैं ले रहा हूं दूसरा, अब मैं ले रहा हूं सोडियम कार्बोनेट। तो देखो Na2CO3, मैंने ये वाला ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ले लिया तो भाई कोई रोकने वाला थोड़ी ना मेरे को। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो पोस्ट कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते, है ना। हाँ एसिड ले लेते हैं, कौन सा एसिड लेना पसंद करोगे, एक काम करना, जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना, मेरे ध्यान नहीं रहा, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं थी, हो सकता है तुम लोगों ने कर ली हो, है ना। अगर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो ध्यान रखो, करके देख लेना खुद से। यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, बस मैंने अभी अभी गौर करा, रिएक्शन के अंदर सिर्फ कहां पर 2 आएगा, यहां पर। अब नीचे HCl, फिर से मैंने वही एसिड लिया, इस बार जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl, NaCl प्लस। हाँ NaCl के बाद, NaCl के बाद वही अपना वाटर तैयार हो जाता है, और क्या तैयार हो जाता है भाई, CO2। तो एक तो हो गया वाटर और एक हो गया CO2। हाँ इस रिएक्शन को भी बैलेंस्ड कर लो, ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड नहीं है, तो इस रिएक्शन को भी बैलेंस्ड कर लो। मैं तुम्हें बता देता हूं, दो जगह 2 आएगा, एक तो यहां पर 2 आएगा, ठीक है, और एक यहां पर 2 आएगा।
अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बैलेंस्ड करना नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा कि बैलेंस करने का जो टॉपिक होता है वो चैप्टर 1 के अंदर सिखाया जाता है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो अगर अभी किसी बच्चे को बैलेंसिंग का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे लगा देता हूं यहां पर 2 और यहां पर 2, तो वो इस चीज को फिलहाल नोट कर ले, बाकी मैं अलग से क्लास देकर उस बच्चे को समझा सकता हूं अगर उसको वो बैलेंसिंग का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और अगर उसे खुद से आता है बैलेंस करना तो ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो मुझसे पूछ सकता है क्लियरली, मैं प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंसिंग का टॉपिक समझा दूंगा। ये हमने चैप्टर 1 में करा था और अभी जो चल रहा है वो चैप्टर 2 है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये थी रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, मतलब अगली प्रॉपर्टी लिखो, 6th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद। अब देखो, पहले हमने करी रिएक्शन मेटल के साथ, फिर हमने रिएक्शन करी मेटल कार्बोनेट के साथ, अब हम रिएक्शन करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो लिखो रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सिंपल। मेटल क्या था देखो बोर्ड पे, जिंक क्या है, सिर्फ मेटल है ना। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। अब तुम्हें बात करनी है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, एच लगा दो और क्या है देखो, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये क्या बन चुका है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। पहले उन्होंने बोला सिर्फ मेटल के साथ करो, हमने सिर्फ मेटल के साथ करी। फिर उन्होंने बोला मेटल कार्बोनेट के साथ करो, तो हमने मेटल के साथ कार्बोनेट चिपका दिया। फिर उन्होंने बोला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करो, तो हमने मेटल के साथ हाइड्रोजन भी चिपकाया और कार्बोनेट भी चिपकाया, है ना। तो इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूले की एक खासियत है, अभी अभी जो हम ऊपर फॉर्मूला पढ़कर आए ना कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो 3 चीजें निकालता है। कौन कौन सी 3 चीजें, एक तो निकालता है सॉल्ट, एक निकालता है वाटर और एक निकालता है CO2। बिल्कुल वही 3 चीजें इसके अंदर भी निकलती हैं। अब क्यों निकलती है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है भाई। तुमने मेटल कार्बोनेट में एसिड मिलाया और एसिड मिलाने पर ये 3 चीजें निकली, ये तो केमिकल प्रोसेस है, इसमें तो कोई रीजन ही नहीं है ना। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है, वाटर बनता है भाई। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें वाटर ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ और नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि क्यों होता है ना। तो रिएक्शन जितनी भी होती है सब नेचुरली होती है, कोई भी घर में बैठकर नहीं करता, हो रहा है बाय डिफॉल्ट ऐसा, ठीक है। तो पहले इसका भी फॉर्मूला लिख लो, हालांकि फॉर्मूला सेम है इसका। देखो अब हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे भाई एसिड के साथ, तुम्हारे साथ थोड़ी ना, तुम तो रिएक्ट करने लायक भी नहीं हो, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। हाँ, रिएक्ट करने के बाद मैंने बताया था इसमें भी वही 3 चीजें बनती है। कौन कौन सी 3 चीजें, एक तो जैसे कि पहले बन रही थी सॉल्ट, अब भी सॉल्ट बनेगा, और एक क्या निकलेगा, वाटर, और लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी इस बार, CO2, जैसे कि पहले निकल रही थी। तो अब भी क्या निकली है, CO2। तो अब जरा इसकी भी एक रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर्मूला नोट कर लेना पहले, हाँ फॉर्मूला नोट करने के बाद रिएक्शन लिख लो। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो व्हाट पे, इधर देखो,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है अपना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसने किसके साथ रिएक्ट करा, फिर से वही एसिड ले लो अपना पुराना HCl, हमारा तो कोई और है ही नहीं HCl के अलावा, हम तो HCl को ही लेना पसंद करते हैं। तो देखो HCl ले लिया, अब ये बना तुम्हारा, एक तो निकलेगा NaCl प्लस, एक तो क्या निकला NaCl, और मालूम ही है तुम्हें एक तो H2O और एक कौन सी गैस भाई, CO2। और कौन सी गैस बनेगी, ये गैस बनती है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन। हाँ इसको देख लेना ये बैलेंस्ड वगैरह है या नहीं है, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे नोट्स के अंदर बैलेंस करनी रखी, तो हो सकता है ये पहले से ही क्या हो, बैलेंस्ड हो। अगली प्रॉपर्टी यानी कि अपनी 7th प्रॉपर्टी, देखो अभी तक हमने मेटल के साथ करा, मेटल कार्बोनेट के साथ करा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा एसिड की रिएक्शन। तुम्हें मालूम है ना चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है। तो कई बार ये भी आता है कि चलो ठीक है एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट करा तो ये बना, एसिड ने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो ये बना, और एसिड ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा तो ये बना। लेकिन अगर एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करा, मतलब इन्होंने आपस में ही रिएक्ट कर लिया, तो क्या बनेगा, है ना। तो अगली प्रॉपर्टी लिखो, रिएक्शन विद किसके साथ, रिएक्शन विद बेस। क्यों, क्योंकि एसिड को भी बेस पसंद है, इसलिए वो रिएक्ट करेगा। तो अब मुद्दे की बात यह कि अगर एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो इस बार क्या बनेगा, देखो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनने वाला जो कंपोनेंट होता है, एक तो बनता है अपना सॉल्ट और एक बनता है वाटर। देखो मुझे बताओ एसिड और बेस बिल्कुल उल्टे उल्टे हैं ना, या तो सब्सटेंस एसिडिक होगा या फिर सब्सटेंस बेसिक होगा। लेकिन अगर उसके अंदर एसिड की मात्रा और उसकी बेस की मात्रा बराबर है, फिर वो ना तो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है। वो मैं तुम्हें पीएच स्केल के अंदर बताऊंगा वो कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, कई बार पेट में एसिडिटी हो जाती है जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो तला हुआ होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो पेट के अंदर क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी किसकी वजह से होती है, एसिड की वजह से। कई बार उसमें बोला जाता है कि वो ले लो कुछ इनो वगैरह, क्यों, क्योंकि इनो के अंदर बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर, मतलब ये पेट के अंदर के एसिड को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ एसिड और बेस की कहानी ना अभी और आगे आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पहले से ही, अभी मैं इतना कुछ बताना नहीं चाहता, थोड़ी सी जरूरत पड़ गई बताने की, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए देखो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है इनके आयंस को खत्म करना। एसिड बेस के आयन को खत्म करने की कोशिश करता है और बेस एसिड के आयन को खत्म करने की कोशिश करता है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रलाइज। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पेपर में आ चुका है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो तुम्हें बताना है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन जो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ रहे हो ना। तो जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, एसिड प्लस बेस एरो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखो, देखो इंप्लाइज दैट का साइन लगा के नीचे से लिख लो डेफिनेशन, इंप्लाइज दैट का साइन लगा के नीचे से लिख लो, लिखो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, the reaction between acid and bases to produce
salt and water, the reaction between acid and bases to produce salt and water, to produce salt and water, known as neutralization reaction. known as न्यूट्रलाइजेशन. कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन. नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना. बोर्ड पे स्पेलिंग देख लेना अगर कोई ना लायक है तो, ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब लिखो फॉर एग्जांपल. अब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं. वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं, जो एसिड और बेस मिलकर करते हैं, ठीक है. लेकिन फिलहाल एक लिखवा रहा हूं, बाद में आएंगी ये निकल कर. देखो एक तो एसिड ले लो, वही अपना HCl प्लस एक बेस ले लो, वही सोप. मालूम है ना, नहाने का साबुन भी यही होता है, सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाँ, दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl और वाटर. तुम्हें मालूम है NaCl अपना क्या होता है? सोल्ट होता है. और H2O अपना क्या होता है? अपना तो खैर कुछ नहीं होता है ना, आजकल तो सब पर आया है, ठीक है. तो इस तरह की जो रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हाँ, 8th देखते हैं, 8वीं प्रॉपर्टी. हाँ, अब हमें देखना है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स. अब हमें किसके बीच में रिएक्शन देखनी है? मेटालिक ऑक्साइड्स के बीच में. तुम सोच रहे होंगे पहले आया मेटल, फिर आया मेटल कार्बोनेट, फिर आया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब आ गया मेटालिक ऑक्साइड. ऐसे तो कुछ भी दे देंगे, बिल्कुल कुछ भी दे देंगे. मैंने पहले बताया था साइंस बहुत ही डेवलप्ड, एजुकेशन की सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फील्ड है साइंस, ठीक है. और इसकी ये तीनों ब्रांच है, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स. तो कहीं पर भी खत्म ना होने वाली चीज है ये, है ना. लेकिन फिर भी हम लिमिट में पढ़ते हैं. खैर, मेटालिक ऑक्साइड्स देख लेते हैं. देखो नाम से कंफ्यूज मत हो. मेटालिक मतलब मेटल, मेटल मतलब जिंक, सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, सब मेटल है. मेटल मतलब मेटालिक और मेटालिक मतलब मेटल. और ऑक्साइड्स मतलब ओ, ऑक्सीजन, ओ, ठीक है. देखो एक बताता हूं, जिंक क्या है? मेटल है, सिर्फ मेटल है. लेकिन जिंक ऑक्साइड क्या है? मेटालिक ऑक्साइड. देखो जिंक तो क्या हो गया? मेटालिक. और ओ क्या हो गया? ऑक्साइड. बनाना आ गया ना, बहुत आसान है बनाना. एक और देखो, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड. तो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, कोई भी बना सकता है. तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, अब हमें वो रिएक्शंस देखनी है. जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन कैसे होती है एसिड के साथ, या एसिड उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है. तो पहले तो कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स के नाम लिखो. जैसे कि तुमने चैप्टर 1 में भी सुना होगा, एक शब्द आया था ना, क्विकलाइन. क्या शब्द आया था? क्विकलाइन. चूना पत्थर जो होता है, क्या होता है इसका? CaO. देखो Ca क्या होता है? मेटल. और O क्या होता है? ऑक्साइड. तो पूरा क्या बना? मेटालिक ऑक्साइड. ये भी क्या होता है अपना? मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है. तो पहले तो रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स के आगे लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले. तो लिखो मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक क्विकलाइन. क्विकलाइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्विकलाइन. ब्रैकेट में लिख लेना कैल्शियम ऑक्साइड. क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड. और सिंबल लिख लो CaO, बोर्ड पे लिखा हुआ है CaO, क्विकलाइन
यानी कि ब्रैकेट में कैल्शियम ऑक्साइड, फिर लिखो CaO। अब लिखो कॉमा, कॉपर ऑक्साइड CuO, ब्रैकेट में लिख लो CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, फिर लिखो कॉमा लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब कर लो एटसेट्रा, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, है ना, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो ये भी क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो लिख लो टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जब एसिड इनके साथ भी रिएक्ट करता है